तो किलोग्राम भार की मापक है, फीट क्या है, दूरी की मापक है। घड़ी क्या है, घंटा मिनट सेकेंड, वो समय की मापक है। उसी प्रकार रुपया क्या है, अब तो ये मूल्य की मापक है, इससे मूल्य का मापन होता है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। और किसी काम आ सकता है, चूरन को पुड़ियाने के भी काम लायक ये नहीं है। अरे थोड़ा बड़ा पेपर होता तो उसमें कुछ कोई सामान भी आदमी पुड़िया सकता है, लेकिन इस रुपये में इतना बराबर है, वो किसी काम लायक नहीं है। तो ये बिना मानक का, याद रखिएगा, दुनिया की जितनी भी मापक बनती हैं वो बिना मानक का नहीं बनता है। और जो मानक रहता है वो स्थिरांक रहता है, न वो घट सकता है और न बढ़ सकता है। जैसे किलोग्राम जिस दिन बना उस दिन उसका मानक निर्धारित किया गया 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। आज भी वही मानक है और भविष्य में भी वही मानक रहेगा। फीट दूरी की मापक है, जिस दिन ये फीट का निर्माण हुआ उस दिन 12 इंच बराबर 1 फीट, ये उसका मानक रखा गया। वही मानक आज भी है और भविष्य में भी यही मानक रहेगा। घंटा मिनट सेकेंड जो समय की मापक है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, जिस दिन घड़ी बनी उस दिन ये निर्धारित की गई, आज भी वही है और भविष्य में भी वही रहेगा। ठीक इसी तरीके से रुपया क्या है, इसका मानक क्या है, ये सवाल जब मैंने उठाया तो पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया। अंततः विवश होकर के मुझे इसके लिए खोज करना पड़ा और इस खोज में करीब करीब 18-20 साल लगे। छोटा मोटा समय नहीं लगा, 8-10 बरस तो ऐसे भटकने में लगा, कुछ नहीं मिला। और ईश्वर की ऐसी कृपा कि जब मिलना शुरू हुआ तो इतना मिला जो मेरी कल्पना से भी परे मिला, भरपूर मिला। इतने दस्तावेज मिले और उस दस्तावेज को मिलने के बाद इसकी प्रैक्टिकल की गई। ऐसा नहीं है कि सीधा आपके बीच आ गए आदमी, इसकी प्रैक्टिकल की गई कि भाई आज का रुपया, मैं बताऊं उसी प्रैक्टिकल में हम लोग इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये 2007-8 की बात है। जस्टिस ए के माथुर और लोकेश्वर सिंह पंता की खंडपीठ थी और ये मामला जब उनके पास रखा गया तो वह सर्वोच्च अदालत की पीठ भी सुनने के बाद यह कही कि आप जो बात कह रहे हैं, आप लोग जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हमने पिटीशन देखा है, सही है, बट SLP इज डिसमिसेड। अब बताइए कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रही है मौखिक रूप से वहाँ बहस में कि आप जो कह रहे हैं सही है, आपका पिटीशन भी सही है, फिर भी आपकी याचिका खारिज की जाती है और कोई कारण भी नहीं बताया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ही बनाया हुआ रूल है कि किसी भी याचिका को बिना कारण बताए आप खारिज नहीं कर सकते। और तब हम लोग भी इस तैयारी में थे कि ये लोग भागेंगे, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाते इस रुपया घोटाले में। वहाँ कुछ ऐसी स्थिति आई
कि हम लोगों ने उन जज के सामने जब उन्होंने ये बात हमारी एसएलपी को कहा कि डिसमिस खारिज कर दिया, तो हम लोगों ने भी अपना अंतिम अस्त्र चलाया और उनके सामने रखा कि श्रीमान ये रुपया है चांदी का, हम इसे अभी बाजार में लेकर के जाएं, रुपए में 8 किलो गेहूं मिल जाता है। और ये भी चांदी का रुपया है। 1940 से लेकर के 1945 तक के बीच ये जो रुपया निकाले गए वो 50% चांदी की शुद्धता थी और 50% अन्य धातु मिक्स था। ये 92% की शुद्धता है और ये 50% की। इसको श्रीमान अगर हम लेकर के जाते हैं बाजार में तो आज भी हमें 30 किलो गेहूं मिल जाता है। 1 रुपया में 30 किलो गेहूं मिलता है आज भी? लगभग, थोड़ा अधिक होगा या थोड़ा कम होगा। और अगर हम इस रुपया को लेकर के जाते हैं, और एक कागज का भी रुपया था, 1 रुपये का नोट, कि अगर आज हम इस रुपये को लेकर के जाते हैं तो हमें 1 कप चाय भी नहीं मिलता। मतलब आज का रुपया बराबर। अगर हम इस कागज को लेकर के और इस लोहे के रुपये को लेकर के जाते हैं मार्केट में तो हमें 1 कप चाय भी नहीं मिलता। श्रीमान यह बताया जाए कि इन रुपयों में कौन रुपया वैध है और कौन अवैध है, और कौन सा रुपया असली है और कौन सा रुपया नकली है। अगर मान लीजिए किलोग्राम ही हो, एक 900 ग्राम का किलोग्राम कहा जाए, एक 500 ग्राम को किलोग्राम कहा जाए और एक 100 ग्राम को किलोग्राम कहा जाए और एक 1000 ग्राम का किलोग्राम बना दिया जाए, आप ही के सामने रख दिया जाए और ये पूछा जाए इसमें कौन सा किलोग्राम है आप बताइए, तो अगर आपको जानकारी होगी तो आप जो 1000 बराबर 1 किलोग्राम होगा जिसका स्टैंडर्ड, आप उसी को निकाल कर कहेंगे कि ये असली है, बाकी सब नकली है। यही वैध है और बाकी सब अवैध है। तो इस सवाल पर वह निरुत्तर लोग हो गए। कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया ये वो जाने, लेकिन वो तो हम लोगों को पता है कि अगर इसकी सच्चाई सामने आ जाए और ये वास्तविक चीज अगर आ जाए तो भारत की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सब कुछ खत्म हो जाए। कारण यह है कि देखो असली लक्ष्मी ये रुपया है। इनके कितना ही शेयर बाजार गिरे या उठे, इस रुपया पर कोई फर्क पड़ने वाला कि गिर जाएगा। और यहां तो ये ट्रंप को खांसी आती है तो मालूम होता है रुपया गिर गया। तो रुपया से और उससे क्या मतलब है भाई? ये रुपया क्यों नहीं गिरता है? वो उनको खांसी आए या वो कहीं भी कुछ भी हो, ये रुपया कभी भी स्थिर है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड स्थिर है, मानक स्थिर है, और यही वास्तविक रुपया भी है। इस तरीके से वह निरुत्तर हो गए। मैं ऐसे ही एक जगह इस चीज को समझा रहा था तो एक नौजवान था, उसने हमारे ऊपर सवाल किया, वो आपको भी सुनना चाहिए। उसने कहा कि वर्मा जी, ये कहाँ चांदी का रुपया और ये कहाँ लोहे का रुपया और कागज का रुपया, इसमें आपको अंतर नहीं महसूस हो रहा है? वो तो चांदी का रुपया लेकर के जाएगा तो कभी भी 30 किलो 60 किलो पा जाएगा, और ये है लोहे का रुपया, इसमें कैसे मिल सकता है? हमने कहा भाई तुम क्वेश्चन जो किए हो ये बहुत लाजवाब है और बहुत बेहतरीन है, तो इसको जरा हमको समझाइए। हमने कहा देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, वो देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों को उस पोस्ट पे भेजा जाता है। तो ये चीज तो उनको भी पता थी,
वो क्यों नहीं इसको कहे कि भाई ये तो चांदी का रुपया उतना कभी भी मिल जाएगा, वो क्यों चुप रहे? तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ और मैंने ये सवाल उठाया है। हो सकता है कि उनसे ज़्यादा मैं ही बुद्धिमान हूँ, आप हमको संतुष्ट कीजिए। तो हमने उसको बताया इस बात को। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, जो उत्तर दिया गया सुनाई दे रहा है ना, उससे कोई डिस्टर्बेंस? सुनिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमने उसको समझाया, हमने कहा कि बताओ, तुमसे मैं तुम्हारे ही भाषा में एकदम साधारण तरीके से जवाब दे रहा हूं कि तेरे समझ में आवे। हमने उससे कहा कि एक बात बताओ, एक सोने का किलोग्राम हो, सोने का किलोग्राम बना दिया जाए और 1 किलोग्राम लोहे का बना दिया जाए, तो क्या सोने के किलोग्राम से अगर किसान का गेहूं तौला जाएगा तो 1 किलो का 10 किलो तौल देगा, और लोहे का किलोग्राम 1 किलो का 1 किलो तौलेगा? एक सोने की फिट बना दी जाए और एक काठ वाली फिट हो लकड़ी की, क्या सोने के फिट से अगर दूरी का मापन किया जाएगा तो वो 1 फुट का 10 फुट मापन कर देगा, और ये काठ वाला 1 फुट का 1 फुट मापन करेगा? हमने कहा एक बताओ एक बात, कि किसी के पास सोने की घड़ी हो और किसी के पास प्लास्टिक की घड़ी हो या लोहे की घड़ी हो, तो क्या सोने वाली घड़ी 120 सेकंड का 1 मिनट बताएगी और लोहे वाली 60 सेकंड का 1 मिनट बताएगी? हमने कहा हमको इससे कोई मतलब नहीं है, यह गवर्नमेंट के क्षेत्राधिकार में है कि वो चाहे मिट्टी का रुपया बनावे, चाहे कागज का रुपया बनावे, चाहे लोहे का बनावे, चाहे सोने का बनावे या चांदी का बनावे। हमको जो कानून में मानक उसका स्टैंडर्ड लिखा है, मुझे उतना ही स्टैंडर्ड या ये रुपया है तो इसकी क्रय शक्ति हमें चाहिए, तब वो रुपया है। मैंने उसको समझाया कि देखो, हम चाहे लोहे का रुपया ले जाएं, चाहे चांदी का रुपया ले जाएं या कागज का रुपया ले जाएं, अगर मार्केट में हम लेकर के जाते हैं तो जितना वस्तु हमें कागज के रुपये से मिलती है उतना ही वस्तु सोने के रुपये से भी मिलनी चाहिए, चांदी से भी मिलनी चाहिए, तब तो रुपया ठीक है। अगर किसी रुपया से कम या अधिक मिलता है तो इसका मतलब इसमें इस बाट में बट्टा लगाया गया है, तब वो जाकर के संतुष्ट हुआ, कहा हाँ सर ये तो आप सही बात कर रहे हैं। और मैं बता तो दिया कि इसमें ये सब चेंज करना अपराध है। ITI मैंने दिया था और यही गवर्नर के वचन खंड के बारे में हमने सवाल उठाया था, तो पहले RBI ने इधर उधर घुमाया, कहा कि नहीं ये जो गवर्नर का वचन खंड इस समय लिखा जा रहा है यह सन 1934 से यही शब्द लिखे जा रहे हैं। और हमने उनसे सवाल उठाया था कि पिछला कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, ये पूरा उनका वाक्य लिख करके उनसे सवाल किया कि क्या यह गवर्नर का वचन खंड सन 1934 से यही गवर्नर का वचन खंड छापा जाता था या इसे परिवर्तित किया गया है? यदि परिवर्तन किया गया है तो यह किस दिनांक और सन में परिवर्तन किया गया, किसके द्वारा किया गया, उसका पद नाम वगैरह वगैरह से हमें प्रमाणित सहित उसका प्रमाण पत्र दिया जाए, प्रमाणित कॉपी उसकी दी जाए। RBI ने उत्तर में लिखा कि ये जिस दिन से ये पेपर करेंसी RBI की स्थापना हुई, पेपर करेंसी जारी हुई, तब से यही शब्द लिखे जाते हैं। तो हमने अपील कर दी, क्योंकि उस समय मैं गया था और ये मुझे मिल गया था RBI के अभिलेखागार से
अब मेरे पास प्रमाण आ गए थे और इनकी झूठ हमने पकड़ ली, हमने अपील कर दी। और फिर उसके बाद वो सूचना आयोग में वह अपील गई और उसकी बहस हो रही थी। तो हमने 2-3 सवाल उठाए थे। एक तो ब्याज का, कि कैसे मूलधन बैंक ब्याज को मूलधन में परिवर्तन करती है। रुपया इस देश में 2 तरीके का है। एक तो आरबीआई द्वारा जो तमाम फॉर्मेलिटियां पूरी करके छाप करके निकाली जाती हैं, और दूसरा होता है जो ब्याज होता है, उस ब्याज को मूलधन बनाया जाता है। आप देखिएगा आपका खाता जो होगा उसमें क्रेडिट, डेबिट और बैलेंस, यही तीन चीजें होती हैं। लेकिन ब्याज का कहीं ब्यौरा उसमें रहता है, तो उस ब्याज को ही मूलधन में बना दिया जाता है। अब वो कैसे होता है, यही बहस चल रही थी। तो हमने जब ये सवाल उठाया और आरबीआई द्वारा जो अभिलेख हमारे पास आया था, हमने सीधा दिखाया। जो आरटीआई के वो अध्यक्ष बैठे थे, हमने कहा श्रीमान देखिए इन्हीं के अभिलेखागार से ये चीज़ आई है और ये रुपयों पर पहले से ही ये चीज़ लिखी जाती थी गवर्नर के वचन खंड में। बाद में ये लोग हिंदी इंग्लिश में जब परिवर्तन किए हैं तभी से ये चीज़ की गड़बड़ी हुई है। और मैंने ये सवाल उठाया तो इनका कहना है कि नहीं, शुरू से ही ऐसा होता है। अभी हम इतना बात कहाँ बोल पाए, अभी तो जैसे ही शुरुआत की और उनका अभिलेखागार से जो वो दस्तावेज था वो दिखाए, 10 का नोट था। और जब मैं उसकी कॉपी दिखाई तब तक उनके जो डायरेक्टर थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि श्रीमान घनश्याम वर्मा जी जो बात कह रहे हैं वो सही है। ये हमारे अभिलेखागार में फला दिनांक को गए थे इस सन में, पूरा उन्होंने हमारी हिस्ट्री ही उसमें से कि मैं जिस दिन गया था रिसर्च किया, वो पूरी कॉपी मंगवा ली है। उन्होंने कहा कि हाँ ये गए थे और ये मेरे ही अभिलेखागार का दस्तावेज है और ये जो बात कह रहे हैं सही है। ये सन 1968 के पहले ये चीज़ लिखी जाती थी और 68 के बाद इसमें ये परिवर्तन किया गया है। ये बात सही है। अब वो सुने तो वो भी दंग रह गए। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। गवर्नर के वचन खंड को चेंज किया जाना है और वो भी अब पता नहीं, अब तो ये कोर्ट में जब खुलेगा तब ये सब चीज़ें आएंगी सामने। हम अभी बहुत कुछ नहीं इस मामले में बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये पूरी रुपया ही मेरे नज़रिए से अवैध है। दूसरा चीज, वो जो मुद्दा हमने उठाया था ब्याज का, उस पर भी बहस हुई तो वो समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनको बड़े साधारण ढंग से समझाया उनको। हमने कहा श्रीमान जैसे मान लीजिए 100 करोड़ रुपया आरबीआई ने छापा, वो 100 करोड़ रुपया ला करके बैंकों को दे दिया कि आप इसको लीजिए और खेती बाड़ी उद्योग धंधों पर दे दीजिए और 10% आप ब्याज लीजिए। वो रुपया बैंकों के पास चला गया। अगर साधारण ब्याज से जोड़ा जाए तो वह 100 करोड़ 10 बरस में 100 करोड़ ब्याज हो जाएगा। उस 100 करोड़ मूल का 100 करोड़ ब्याज हो जाएगा। लेकिन जो वर्तमान इनकी पद्धति चलती है चक्रवृद्धि ब्याज, उसके अनुसार ये 2.5-3 साल में ही 100 करोड़ का 100 करोड़ ब्याज बन जाता है। तो मान लीजिए हर 3 बरस में 100 करोड़ मूलधन और 100 करोड़ ब्याज, जबकि उस मूलधन को
ब्याज में जो परिवर्तन किया जाता है उसके लिए कुछ अलग से करना चाहिए, इसलिए कि उस ब्याज को ये मूलधन बना करके और मूलधन में चढ़ा देते हैं, और वह 100 करोड़ 3 बरस के बाद कितना हो जाता है? 200 करोड़। फिर 3 बरस के बाद वो 200 करोड़ कितना हो गया? 400 करोड़। फिर 3 बरस के बाद, अब इसको आप जोड़ते चले जाइए। हमने कहा कि श्रीमान एक तो नोट छप के जो आई है वो आज घूम रही है मात्र 100 करोड़, और कागज क्या बता रहा है? 400 करोड़ 500 करोड़। वो तो 3 बरस में 100 का 200 हो गया, 6 में 3 का फिर 6 हुआ, ऐसे। तो वह दंग रह गया। उसने कहा कि घनश्याम वर्मा जी आप करते क्या हो? हमने कहा श्रीमान हम क्या करेंगे, अपना जो समाज सेवा के काम में लगे हैं, अपना थोड़ा मोड़ा जीने खाने के लिए कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक सुझाव दूं, मैं उन्हीं के शब्द बोल रहा हूं। हमने कहा हाँ सर बिल्कुल आप दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप उस तरीके से एक एप्लीकेशन बनाइए और इस आरटीआई को उसमें लगा दीजिए और उसको भेजिए उनके पास। और उन्होंने आरबीआई के गवर्नर को सीधा आदेशित किया कि आप घनश्याम वर्मा जी का जो उत्तर है उसे पुनः बदल करके दीजिए और प्रमाणित कॉपी इनको भेजिए। और उन्होंने हमें उत्तर दिया बदल करके, लेकिन सिर्फ एक जगह, और प्रमाणित कॉपी नहीं दिया। भाई देखो उनकी भी एक बाध्यता है, मैं मानता हूं कि वो अपने तरफ से तो कुछ बना नहीं सकते, जो दस्तावेज उपलब्ध होता है वही वो लोग देते हैं। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कहा कि इस बारे में देश की जनता या बुद्धिजीवी बिल्कुल अनभिज्ञ है, और इसी को बताने के लिए हमने सोचा कि अगर इस रिसर्च को कुछ अच्छे लोगों तक न पहुंचे तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। भाई सच्ची जानकारियां तो जानी ही चाहिए। और मैं आया था यहाँ दिल्ली में बुक बनवाने, इसी का बुक है वो, और उस बुक का नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। और उस बुक में ये जो बुक आ रही है वो बहुत ही अच्छा है, और उसमें बहुत सारे मेहनत किए गए हैं। शायद मैं तो ये कहता हूँ कि भारत के हर व्यक्ति को उसको पढ़ना चाहिए। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो छप रही है वो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों में छप रही है। ये 2 भाषाओं में तत्काल छप रही है, और मुझे लगता है कि फरवरी माह में वो तैयार मिलेगी, क्योंकि उसका ऑर्डर चला गया है। 10-15 दिन 20 दिन यही समय लगेगा। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही बात है। देखिए बिना स्टैंडर्ड का कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे कोई ये सवाल कर दे कि हम मानव हैं, हमारा क्या स्टैंडर्ड है। एक आदमी ऐसे ही सवाल कर दिया था, तो हमने कहा भाई देखो मानव का स्टैंडर्ड उसका प्राण है। ये पूरी बॉडी रहेगी और अभी प्राण निकल जाए तो फिर हमारा कोई कीमत, कोई वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक प्राण है, थोड़ा बहुत हाथ पैर कहीं कट जाए चलेगा, वह बेड पर रहेगा लेकिन जिंदा रहेगा। और सब कुछ रहे और अभी प्राण निकल जाए तो खत्म, कहानी खत्म। मेरा ही बेटा, मेरे ही घर के लोग तुरंत कहेंगे इनको जल्दी शमशान घाट लेकर के चलो।
ये स्थिति बन जाएगी। ठीक उसी तरीके से उस रुपये का प्राण क्या है, उसकी क्रय शक्ति है जो निर्धारित है। अब वो चाहे चांदी में हो या सोने में हो, ये तो ऑब्जेक्ट बताएगा। और ये कोई फिक्स नया नहीं है, ये फिक्स था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस फिक्स को तोड़ी और तोड़ करके अपना एक्ट जारी किया 1835। उसका सारा रिकॉर्ड है। और ये रुपया सैकड़ों साल से वही, पहले क्या था, शुद्ध सोना और शुद्ध चांदी का वो मोहर और ये रुपया बनता था, उसमें कोई मिक्स नहीं था। वो हर राजाओं ने अपने अपने शासन में सबने चलाया। हाँ, और वो वही स्टैंडर्ड था। ये कोई शेरशाह सूरी के ही समय से नहीं था। शेरशाह सूरी ने तो सिर्फ नामकरण किया रुपये का, लेकिन स्टैंडर्ड तो हजारों बरस से हुआ रहा है। क्योंकि देखिए, जिस समय न्यूटन था उस समय भी वो सेव गिरा था, आज भी वही सेव गिरता है और जमीन पे ही गिरता है। अगर संसद में ये पास कर दिया जाए कि अब सेव नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही रहेगा, ऐसा हो सकता है? अगर ये कानून बना दिया जाए कि भाई आज ये 60 सेकेंड का 1 मिनट नहीं रहेगा, 6 सेकेंड का 1 मिनट रहेगा, क्या ये मान्य होगा? अगर मान्य होगा तो क्या होगा? समय की ऐसी की तैसी हो जाएगी। एक दिन में कई दिन यही घड़ी बनाएगी। लेकिन अभी जैसे हम पहले तो सिस्टम अलग था, अभी तो सिस्टम पहले दंडा था, उसका बाद मुहूर्त था, उसका तो था जो लिखता था, बिलता था, वो अलग सिस्टम है। लेकिन वो जो होता है अभी जो चल रहा है ये भी एक सिस्टम है। पहले जो हमारा मंजूसी का समय वो था, दंडा था, लिखता था, बिलाता था, जो जैसा भी हमारा सिस्टम होता है 1 मिनट, हाँ 60 सेकेंड, तो इसको भी फिर अगर जाएंगे तो सिस्टम में तो इसको माइक्रो सेकेंड होता है, नैनो सेकेंड भी होते हैं, कोई अरे रे रे, तो वो है ना, वो स्टैंडर्ड है। यही तो मैं बोलता हूँ ना, तो स्टैंडर्ड तो फिक्स करना पड़ेगा, क्या रहना क्या नहीं रहना। फिक्स करना नहीं है, वो फिक्स होता ही है, ऑटोमेटिक वो फिक्स होगा। पहले समझिए, जितने भी मापक होते हैं वो फिक्स होते ही हैं, वो चलायमान नहीं होते हैं। मुझे दुनिया का कोई एक मापक का जो स्टैंडर्ड है, मानक है, बताइए कौन घटता और बढ़ता है? किसी एक का भी बता दीजिए। मैं बताता हूं, यह रुपया जो है बस इसी का रोज घटता है और बढ़ता है, क्योंकि ये मूल्य का मापन करता है। ये चोरी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डकैती है, और वो है रुपया के माध्यम से। और ये चीज किसी भी बुक में नहीं पढ़ाई जाती है, एक से लेकर के, और आपके रिसर्च जो होते हैं वहां भी मुद्रा का रिसर्च नहीं बताया जाता है, वो वाणिज्य का रिसर्च है, ये शेयर मार्केट और ये वो। हम रुपए की बात कर रहे हैं, हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं। और कभी भी मुद्रा को शेयर से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसका बहुत एक छोटा सा झलक उस बुक में भी है जो हमने लिखा है। वो क्योंकि भाई देखिए, ज़्यादा मोटी बुक हो जाएगी तभी लोग नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, उस बुक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो बुक है लगभग 350 पन्नों की। भाई साहब जरा सुने, वह बुक है 350 पन्नों की, लेकिन उस बुक को 150 पन्नों में ही समेट के लिखा गया है। इतना संक्षिप्त उसको कर दिया गया है और इतने सरल और साधारण भाषा में लिखी गई है। और बाकी जितने भी हैं लगभग 250 पन्ने, वो सब दस्तावेजी सबूत हैं, सब दस्तावेज हैं कि कोई भी हमारी बात को मानेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा, हजारों प्रश्न उठाएगा और सारे प्रश्न उठे। और हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिकल के लिए, ऐसा नहीं है कि सीधा जनता के बीच, उसकी प्रैक्टिकल हुई है। उसके लिए हमको जेल भी जाना पड़ा। मैं 21 दिन जेल में रहा कि कानून क्या कहता है,
आज तक अभी भी उसका मुकदमा चलता है। आज तक सरकार और कार कोई नहीं गई वहाँ। नोटिस पे नोटिस जा रहा है। हम लोग कहते हैं जज से कि ये वारंट कीजिए और उनको भी लाइए, उनको भी जेल में डालिए, तो वो सब हंसने लगते हैं। हमने उनको सुनाया है इस चीज़ को और वो जानते हैं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन वो करें तो क्या करें भाई, वो भी तो अपने सीमित दायरे में उन लोगों को भी रहना है।